हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं दोबारा से आया हूँ ICSIL। मैंने बहुत सारी वीडियोस इससे पहले ही बनाई थी और वो अपने दूसरे चैनल पर शायद वीडियो डाली थी मैंने। अब ये वीडियो मैं दूसरे चैनल पर डालने वाला हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से आपकी जॉइनिंग होती है और कौन कौन से स्टेप्स से आपको होके गुजरना होता है जॉइनिंग के लिए, उन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मैं आ गया हूँ। अब जो वीडियो ये बन रही है ये इन डेप्थ होगी, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छा हम कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं ICSIL में पहुँच चुका हूँ। जैसे मैं आपको पूरा जॉइनिंग का प्रोसेस समझा रहा था, तो उसी प्रोसेस में मैं यहाँ पे आया हूँ ICSIL में। और पूरा प्रोसेस समझाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पे अभी DV चल रहे हैं जो है जॉब ID 224, जिसका नाम था हेल्पर MTS। उसके DV भी चल रहे हैं अभी। और साथ ही साथ जिनको जॉइनिंग करनी थी, यानी कि जो मेरी पोस्ट थी जिसमें जॉइनिंग आने वाली थी, उसमें विलिंगनेस टू सबमिट, मतलब कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये विलिंगनेस सबमिट करने के लिए भी आज बुला दिया गया है। तो जो फॉर्म दिया गया था आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वही फॉर्म मुझको भी अभी अभी दिया गया है। और उसी में ही जैसे DV के टाइम पे आप सब कुछ लिखते हैं और अपना सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वही सेम चीज़ सबमिट करने को कहा गया है। क्योंकि मुझे लगता है कि कितना टाइम हो जाता है कि एक जॉइनिंग में कि वो इनके पास खो ही जाते होंगे एक तरीके से। तो ये भी रीज़न हो सकता है, बाकी और भी कोई रीज़न हो सकते हैं। इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों अभी मैंने किसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपको स्टार्टिंग में दिया होता है, उसमें मैंने एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में एक क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई थी। उससे मुझे कोई चीज़ याद आई है, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए सुनिए, सबसे पहली बात तो ये कि क्या उसने क्वालिफ़िकेशन लिखी थी और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप वो समझिए। देखिए इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें कुछ पता नहीं है कि आपका ये जो आएगी किस बेसिस पे जॉइनिंग करी जाएगी, ये उसमें लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसमें लिखा है 35 वर्ड पर मिनट, लेकिन क्या 35 वर्ड पर मिनट जिसकी होगी उन सबको ले लिया जाएगा कि जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसको लिया जाएगा? तो कुछ क्लैरिटी, किसी भी उसमें क्लैरिटी नहीं आती है। और हर पोस्ट के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, चलो आप टाइपिंग टेस्ट लेके उसको कर भी सकते हो, लेकिन और पोस्ट में संभव भी नहीं हो पाता कि आप ऐसा कुछ कर पाओ। तो बात ये है कि जब आपको कुछ नहीं पता है तो कोई भी फैक्ट को आपको छुपाना नहीं चाहिए। बात सिंपल सी ये है जो मैं समझता हूँ। अब वो क्या बात है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर क्वालिफ़िकेशन में आपका 10th मांगा हुआ है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट व्यक्ति हैं तो आपको वहाँ पे ग्रेजुएट ही लिखना चाहिए। भले ही आपके पास जो उसमें 10th मांग रखा है तो मैं 10th ही बताऊँ भाई, नहीं ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। अगर आप पूरा लिखेंगे तो ये आपके लिए बेटर हो सकता है, ठीक है। और किस बेसिस पे है, क्या होता है, ये किसी को नहीं पता है कि नंबर है कि क्या है कि स्किल टेस्ट है, कुछ नहीं पता है। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि आप कोई भी फैक्ट को ना छुपाएं और जो जानकारी दी हुई है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, आप वो क्वालिफ़िकेशन ज़रूर बताएं। और ये तो जानकारी थी, बाकी आगे वीडियो में बने रहिए और भी चीज़ें आपको बताते रहूँगा। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इन सभी वैकेंसीज़ में, तो ICSIL की वैकेंसीज़ में बेसिकली, तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है 590 रुपीज़ की, जो कि पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। अभी कुछ 1 साल 1.5 साल ही हुए हैं। तो जो उसका आप बात करें कि जो उसका स्क्रीनशॉट है, या स्क्रीनशॉट ना भी आप कहें, उसको अगर पेमेंट की रसीद कहेंगे तो भी ठीक होगा। क्योंकि जो आप अपने फ़ोनपे से या अपने पेटीएम से, वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं उसका प्रिंट। और प्रिंट भी आपको सबमिट करना पड़ता है अगर आप जॉइनिंग के टाइम पे आ रहे हैं। तो उससे पहले भी कहीं रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर उनको ऐसा लगता है कि आपने पेमेंट नहीं करी है, तो जब भी आप कभी DV के लिए आ रहे हैं, नीड नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, नीड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने पास रखेंगे पहले से निकाल के, और उसका एक सॉफ्ट कॉपी भी अपने फ़ोन के अंदर रखेंगे जहाँ आप सॉफ्ट कॉपी सारे डॉक्यूमेंट की रखते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। इस वीडियो में बने रहिए और भी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। जो फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाए थे कि ये फॉर्म जो आप
डीवी के टाइम पे सबमिट करते हैं, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ठीक उसी तरह का फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट थे वो मुझे सबमिट करने थे, जैसे अभी आपको मैंने बताया था। वो जैसे ही फॉर्म मैंने सबमिट कर दिए, उसके बाद उन्होंने ये अंडरटेकिंग मेरे को दिया था। इसके अंदर लिखा हुआ है दिस हैज़ रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट लेटर नंबर। यहाँ पे एक लेटर नंबर दिया हुआ है जो कि प्राइवेसी या निजी कंसर्न की वजह से हाइड किया हुआ है। वहाँ पे डेट लिखी हुई है फॉर द पोजीशन ऑफ, तो यहाँ पे पोजीशन का नाम लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ डैश ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट, तो एट के बाद जिस जगह पे ज्वाइनिंग होने वाली है उसका नाम लिखा हुआ है। जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है और जो डेट मिल जाती है, उस डेट पे आपको जो ऑफर लेटर है वो लेके इसी ये लिखा हुआ ना क्लाइंट ऑफ ICSIL, तो उसी क्लाइंट के पास आपको जाना होता है जिसकी डिटेल और एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो इन दिस रिगार्ड, ठीक है, तो ये जो सर्कुलर नंबर है जिसमें आप में जानकारी लिखी हुई है, 2016 का एक सर्कुलर है जिसमें जानकारी लिखी हुई है कि भाई आपको ये सब रूल्स को अबाइड करना है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली है, ठीक है, और मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखनी होती है, और यहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं डेट के साथ। जैसे ही आप ये सबमिट कर लेते हैं, इसके बाद वो ये ले जाते हैं, ये दरअसल आप ले जाएंगे, उसके बाद आपको इसकी फ़ोटोकॉपी जो कि एक रिसीविंग के रूप में वो आपको दे देंगे। इसके साथ साथ जब ये रिसीविंग आपको देते हैं थोड़ी देर के बाद, यानी कि इसकी जब फोटोकॉपी देते हैं, उसके साथ ही आपको ऑफर लेटर देते हैं। मैं आपको अब ऑफर लेटर की तरफ लेके जाता हूँ। अब आपने वो अंडरटेकिंग जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, जब वो सब सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपको इस तरीके का जॉइनिंग लेटर देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ऊपर एक लेटर हेड पे उनका नाम, यानी कि इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड ICSIL, इस तरीके का लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आप खुद ही देते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। इस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के नीचे आपके स्टैंप लगे हुए होते हैं जो कि ICSIL आपको खुद लगा के देता है। या लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे नंबर, यानी कि जो नंबर होता है, जो ये डॉक्यूमेंट का नंबर है वो, इसके बाद आपका नाम लिखा होगा, आप सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, यानी कि आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम या फिर हस्बैंड्स नेम, ऐसा कुछ लिखा होगा। इसके नीचे आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ होता है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डेटेड, यानी कि डेट भी लिखी होती है जिस डेट का ये आपको देखने को मिलता है। सब में, यानी कि सब्जेक्ट में आपको ऑफर ऑफ एंगेजमेंट लेटर फॉर द पोजीशन ऑफ, यहाँ पे आपकी पोस्ट का नाम लिखा होता है, ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट, यहाँ पे आपको जहाँ पे आपको ज्वाइन करना है उसका एड्रेस देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा जाता है लास्ट में क्लाइंट ऑफ ICSIL, यानी कि वो ICSIL का क्लाइंट है। REF यानी कि रेफरेंस, तो यहाँ पे नाम लिखा होगा जहाँ भी आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं, क्लाइंट ऑफ ICSIL, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट है वो क्लाइंट है ICSIL का, और वर्क ऑर्डर नंबर, यहाँ पे जो टेंडर निकला होता है वो ऑर्डर नंबर, यहाँ पे जो टेंडर मिला होता है ICSIL को, वहाँ वर्क ऑर्डर नंबर यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, और डेट भी लिखी हुई दिखेगी, और ईमेल डेटेड यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट में, जो रेफरेंस का दूसरा पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है ICSIL एडवर्टीजमेंट डेट, तो जिस डेट को ICSIL ने एडवर्टीजमेंट निकाली थी वो डेट देखने को मिलती है। फिर आपको लिखा होता है डियर सर या डियर मैडम, द डैश यानी कि जो डिपार्टमेंट है आपका, डिपार्टमेंट क्लाइंट ऑफ ICSIL जो उसका क्लाइंट है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विथ ICSIL फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर ऑफ डैश एंड डैश। डैश और डैश, यहाँ पे भाई डैश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नाम वगैरह लिखे थे पोस्ट के, कि इस पोस्ट और इस पोस्ट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर करने के लिए उन्होंने एक क्या कहते हैं मेमोरेंडम साइन किया था, या टेंडर साइन हुआ था उनके बीच में, ठीक है। अकॉर्डिंगली ICSIL ने इनिशिएट किए थे प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन और सिलेक्शन ऑफ द मैन पावर। दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है कि ICSIL इज प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड टू वर्क ऑफ डैश, यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा होता है, ठीक है, प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू, यहाँ पे लिखा होता है कि आप कब तक इसके लिए ज्वाइन रह सकते हैं, या फिर एक डेट लिखी होती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट उस तारीख को एंड हो जाएगा, और टिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर, यानी कि अगर उससे पहले भी कोई ऑर्डर आता है कि अब हमें ज़रूरत नहीं है तो भी आपको निकाला जा सकता है, ठीक है, और एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट यू विल बी
पेड सैलरी ऑफ इतने रुपए, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये 12वीं पास लेवल की पोस्ट है, तो आपको इस तरीके की सैलरी देखने को मिलती है, भले ही आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे रिवाइज भी होता रहता है, ईएसआईसी और पीएफ की भी आपको डिडक्शन भी आपको देखने को मिलती है। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी पॉइंट पे लिखा है कि जब ये एंड होगा, ये तब एंड होगा जब जो आईसीएसएल को कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो ख़त्म हो जाए या एक्सपायर हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और क्या कहते हैं, कोई भी रीज़न से क्लाइंट जो है आईसीएसएल का जो भी डिपार्टमेंट होता है वो एंड कर दे, तो इस तीनों तरीक़ों से आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आप ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं तो भी आपको निकाला जा सकता है इन केस यू, और इस केस में ऐसा होगा कि आपको 2 साल तक कोई भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि आपकी जो सैलरी होती है और जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स होते हैं यानी कि ईएसआईसी पीएफ वगैरह सोशल बेनिफिट वगैरह वो सब की बात की जाए तो वो आप रिसीव करेंगे फ्रॉम द, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ क्लाइंट ऑफ आईसीएसआईएल, ठीक है। और सर्कुलर नंबर ये दिया हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें चलती है। सिक्स्थ पॉइंट में दिया है कि आपको रिपोर्ट करना है, यू आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट ऑन, यहाँ पे डेट लिखी होगी, एट यहाँ पे टाइम लिखा होगा, 2 यहाँ पे एड्रेस लिखा होगा, 4 फर्दर ड्यूटी वाइल ज्वाइनिंग डैश यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम, ऑन डेट लिखी होगी। आपको ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपॉइंटमेंट लेटर, ये हैविंग फोटो बेयरिंग सील ऑफ आईसीएसएल, जो मैंने वो बताया था कि ऊपर सील लगी हुई है एक, वो, और 2 फोटोकॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर की जो आप सेल्फ अटेस्ट करके वहाँ सबमिट करेंगे, 2 फोटोग्राफ, ओरिजिनल आधार कार्ड और 2 कॉपी ऑफ आधार कार्ड आपको वहाँ पे जाके जमा करनी है। और फिर बाकी जो चीज़ें लिखी है वो लिखी है कि भाई आप टबैको वगैरह नहीं खाएंगे, ठीक है, ड्रग्स वगैरह बैन है, आप पोलाइटली बात करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, ये सब चीज़ें की दी हुई है, ठीक है। और स्ट्राइक वगैरह प्रोटेस्ट वगैरह में ये सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। आप सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखेंगे, वहाँ पे इंटीग्रिटी रहेंगी। और यहाँ पे फिर 12th पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप कोई भी ब्रांच में पोस्ट किया जा सकता है, आपको क्लाइंट की जैसी कोई डिपार्टमेंट है, मान लीजिए कोई स्कूल है तो वो किसी भी स्कूल में पोस्ट किया जा सकता है, कोई डिपार्टमेंट है कोई भी डिपार्टमेंट में, उसी के कोई भी डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट किया जा सकता है। 13 पॉइंट में लिखा है कि ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाला है और ये एंड हो जाएगा इवेंचुअली, जैसे वर्क जो अवॉर्ड किया गया है आईसीएसएल को वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपका जो अगर आप कोई भी क्या कहते हैं, your engagement is liable to be terminated without assigning any reason if any information tendered by you or your application form of contractual is termed, मतलब कोई भी आपने गलत जानकारी अगर दी हुई है तो भी आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एंड हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़ जो कि है इसका अगला पेज। इस अगले पेज में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 15 पॉइंट पे लिखा हुआ है कि भाई आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है। 16 पॉइंट में लिखा हुआ है कि भाई आप हाई डिग्री परफॉर्मेंस ओबीडियंस और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करके रखते हैं तो भी आपको हटाया जा सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिटेड एट आईसीएसआईएल विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी फाउंड, मतलब आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपने दी है तो फिर आपको हटाया जा सकता है, ठीक है। और आपका अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन रहेगा, जो भी आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किए थे, मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं। कोई भी इस 19th पॉइंट में लिखा हुआ है कि कोई भी अलग क्या कहते हैं आपको अलाउंसेस वगैरह और कुछ नहीं दिए जाएंगे, जो लिखे हुए हैं सिर्फ वही दिए जाएंगे। अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो आपको 30 दिन पहले बताना होगा, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 28th पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो आपको आईसीएसआईएल को और जो क्लाइंट है यानी कि जो डिपार्टमेंट है उसको कम से कम 30 दिन पहले बताना होगा। 21 पॉइंट में लिखा है कि आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट चाहिए होगा क्लाइंट से यानी कि जो भी डिपार्टमेंट है उससे। 22nd पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्कि आजकल तो ये एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखा हुआ आ रहा है कि भाई आपको 1 महीने की सैलरी जो है वो एज सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि भाई जो लोग एम्प्लॉयमेंट लेना चाह रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारी आप सैलरी में से काट लो, तो 2 महीने की सैलरी में से 1 महीने की सैलरी में आधा, दूसरी महीने की सैलरी में से आधा आपके पैसे कटते हैं 50-50% करके। तो ये पूरे जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे जब आप नौकरी छोड़ेंगे। और इनका 30 दिन पहले आप, मतलब जो भी इनके रूल को फॉलो करते हुए आप 30 दिन पहले इनको नोटिस दे देंगे और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा उसके बाद आपको बता देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें जब होंगी उसके बाद ही आपको, जिसकी मान लीजिए कभी कभी लिखा रहता है कि भाई कम से कम 1 साल तक आपको ज्वाइन करके रखना है, उसके बाद ही आपको
जो एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, तो कम से कम 1 साल जॉइन करेंगे, उसके बाद ही आपको ये पैसे वापस मिल पाएंगे। जो आप ये पैसे सबमिट कर रहे हैं, यानी कि आपकी 1 महीने की सैलरी जो आपकी सबमिट हो रही है, इस पर आपको ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट होता है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद ही आपको ये सारे पैसे वापस किए जाते हैं, मतलब उसके साथ साथ आपको सारे पैसे वापस किए जाएंगे, ठीक है। और 23rd पॉइंट में लिखा है कि आप रेगुलर अपॉइंटमेंट क्लेम नहीं कर सकते, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। 24th पॉइंट में लिखा है, 25th पॉइंट में लिखा है कि कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। आप कोई यूनियन एसोसिएशन फॉर्म नहीं करेंगे, आप कोई मीडिया में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दी हुई है, मतलब बेसिक डिटेल्स इसमें दी हुई हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है। 30th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो बताया था कि आपको पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सबमिट करना है विद इन 1 मंथ में, जैसे ही आप ये ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और 33rd पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है कि भाई इन केस यू फेल टू रिपोर्ट एट डिपार्टमेंट द सेम डे, डेट इज़ जहाँ पे डेट दी हुई है, इस डेट को इस टाइम तक आप अगर मतलब रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये जो एंगेजमेंट है आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ये आगे वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ बताने की ज़रूरत है। इसमें नीचे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ओपनिंग सैलरी अकाउंट बैंक रिप्रेजेंटेटिव विल बी अवेलेबल एट ऑफिस ऑफ ICSIL ऑन एवरी वर्किंग फ्राइडे बिटवीन 12 to 15। आपको बता दूं कि मैं फ्राइडे को ही गया था और 12 to 15 के बीच में ही गया था, तो मेरा अकाउंट जो है वो उसी दिन ओपन कर दिया गया था और ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपका आधार कार्ड की ज़रूरत होती है और आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP वगैरह आते हैं, उससे आपका ये ओके हो जाता है, डिजिटली अकाउंट खुलता है। मेरा एक्सिस बैंक में ओपन किया गया था। आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, आपने ऑफर लेटर वगैरह अच्छे से देख लिया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।